अच्छा, लोगों को लगता है कि लेखक कोई दूसरे दुनिया का प्राणी है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हिंदी कभी भी फैशन नहीं बन पाई। ज्यादातर युवाओं ने अंग्रेजी को और अंग्रेजी पुस्तकों को, अंग्रेजी अखबारों को फैशन की तरह लिया। रेल में, हवाई जहाज में वो अंग्रेजी पुस्तकों को पढ़े या ना पढ़े, फैशन की तरह अपने साथ रखना पसंद करते थे। नमस्कार, इंडिया.com के लेखक से मिलिए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साहित्य को समर्पित इस विशेष प्रोग्राम के दूसरे एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो लेखक होने के साथ ही भूवैज्ञानिक भी हैं और साहित्य की तमाम विधाओं में सिद्धहस्त है। आपका नाम है राजीव रंजन प्रसाद। राजीव जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा पहला ही सवाल आपसे है कि क्या कोई ऐसा क्षेत्र रहा है लेखन का जो आपसे छूटा हो या आपकी कलम से छूटा हो? देखिए, लिखना अपने अंतर मन से आता है और जब आपके पास कोई कथानक आता है, कोई विषय वस्तु आती है, तब विषय वस्तु खुद चयन करती है कि वो किस रूप में आपके सामने आएगी। सर, ये कहा जाता है कि एक लेखक तभी अच्छा लिख सकता है जब वो खूब अध्ययन करे, बहुत सारा पढ़े। तो कैसा वक्त मिलता है? एक तरफ से सरकारी नौकरी है और दूसरी तरफ से लेखन भी करना, वो भी तमाम विधाओं को लेके, तो मतलब इतना जो अध्ययन और उसके बाद लेखन, सामंजस्य कैसे बैठे? बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि एक अच्छा लेखक तभी बेहतर हो सकता है जब वो अधिक पढ़ता है। आप जितना लिखते हैं उससे कई गुना अधिक आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। और मेरा थोड़ा समय प्रबंधन बेहतर है। सर, आजकल क्या लिख रहे हैं? कि मैं इस समय एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, साक्षी है समय। ये मेरे जो नियमित लेखन है उससे बिल्कुल अलग किस्म का प्रोजेक्ट है। साक्षी है समय एक उपन्यास श्रृंखला है। ये एक उपन्यास नहीं है, ये एक उपन्यास श्रृंखला है जो 6 खंडों में आ रही है, जिसका कि एक खंड प्रकाशित हो चुका है, दूसरा प्रकाशनाधीन है। साक्षी है समय दरअसल भारतीय इतिहास का उपन्यास के रूप में लिखन है। खंडवा के में मेरी पोस्टिंग थी, तो वहाँ पास ही बुरहानपुर है, वहाँ असीरगढ़ का किला है, जहाँ लोगों की ये मान्यता है कि यहाँ अश्वत्थामा आया करते थे। इस मान्यता को ऐसे ही मैंने रुचि के तौर पर परखने की कोशिश की। मुझे बुरहानपुर में कुछ लोग मिले जिनका ये दावा था कि वो अश्वत्थामा से मिले हैं। इसके अलावा मैं उस किले पर गया और वहां पर मैंने रात को उस परिवेश को देखा। फिर और किसी को जो मेरे साथी थे उनको कुछ मिला हो ना मिला हो, मुझे एक कथानक मिला। मुझे लगा कि हम ये मानकर चलते हैं कि अश्वत्थामा जीवित हैं, तो उनके सामने 5000 साल का इतिहास घटा है। तो उन्होंने अपने दृष्टिकोण से बदलते हुए समाज को आज तक कैसे देखा होगा, और इसी सोच ने मुझे इस उपन्यास को लिखने की प्रेरणा दी। सवाल यह है कि लेखन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, और इसके साथ ही एक लेखक का अपना एक बचपन होता है, एक परिवेश होता है, तो अपने बचपन और परिवेश के बारे में भी कुछ बताइए। और साथ ही यह कि लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिले, कब ऐसा लगा कि मुझे लिखना चाहिए? देखिए, मुझे मेरा जो बचपन है उसको मैं बहुत सुखद इसलिए नहीं कह सकता कि मैं बहुत छोटा ही था। शायद उस समय तो मुझे चेतना भी नहीं थी जब मेरे पिताजी का देहावसान हो गया, और 1 साल का था तब मुझे पोलियो हो गया था। तो इस दृष्टिकोण से जो है थोड़ा जो संघर्षशील बचपन जिसे आप कह सकते हैं वो मेरे साथ था। विद्यालय के दिनों में बच्चे खेलने के लिए जा रहे थे मैदान में, और मेरे पास वो खेलने का विकल्प नहीं होता था, तो मैं बाहर सीढ़ियों में बैठा रहता था। फिर ये हुआ कि उन सीढ़ियों में बैठे रहने वाले एकांत से बेहतर था कि लाइब्रेरी में बैठ जाया जाए, और वहाँ मेरी पुस्तकों से दोस्ती होनी शुरू हुई। फिर ये बेहतर लगने लगा कि एक किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, और पढ़ते पढ़ते कक्षा 5वीं में मेरी पहली कविता अखबार में प्रकाशित हुई है, और वहाँ से ये मेरा लेखन लगातार चलता आ रहा है। तो पुस्तकों से मेरी दोस्ती उसी समय हुई, और वही बचपन मैं याद करता हूँ कि मेरे विद्यालय के जो पुस्तकालय अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे आखिरी में खींचकर कहा कि बेटा, अब तेरे पढ़ने के लिए मेरी लाइब्रेरी में कोई दूसरी पुस्तक नहीं है। सब इतना पढ़ चुके थे। और आज मेरे अपने निवास स्थान पर मेरे पास अपनी एक समृद्ध लाइब्रेरी है अपनी, और बहुत समय से मैं घर से जो मुझे पॉकेट मनी मिला करती थी, मैं किताबें खरीदा करता था, और आज भी खरीद कर पढ़ने की मेरी आदत है, और धीरे धीरे संग्रह कर एक बड़ी लाइब्रेरी, मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी मेरे घर में है। सर, लेखन के साथ ही और आपकी और क्या रुचि है? लिखते तो हैं, उसके अलावा और क्या करते हैं? देखिए, लेखन मेरी प्राथमिक रुचि है जी। और जिसको कि क्या कहना चाहिए, वो
पठनीयता और उसके साथ साथ में मेरे उस पर चली आई है। लेकिन इसके अलावा देखिए, मैं पर्यावरणविद हूँ, तो मैं पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने के लिए अपना एक अलग दृष्टिकोण रखता हूँ। सर, लेखक, पाठक और प्रकाशक के बीच की जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं टूटती हुई दिखती है, इस पर आपको क्या लगता है? देखिए, लेखक, पाठक और प्रकाशक के बीच की जो कड़ी है वो निश्चित रूप से टूटती हुई दिखाई देती है। इसमें अभी नए समय का जो सोशल मीडिया और इसका बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल एक जो परंपरागत खाना है उसको फास्ट फूड ने उसकी परिपाटी को तोड़ दिया, और हम देख रहे हैं कि जो है आज लोग अपच और ओबेसिटी का शिकार होने लगे। यही लेखन के साथ में भी हुआ है। जो आपका शास्त्रीय है, जो आपके मतलब किसी पाठक के पास अगर गहरा मतलब लिखे हुए को गहराई से अनुभव करना है तो उसको व्हाट्सएप पे, उसको ईमेल पे, उसको जीमेल पे, उसको गूगल पे खोजे से मिलने वाला नहीं है। आप जब तक पुस्तक माध्यम में उतरकर गहरे नहीं जाएंगे तब तक आप हासिल नहीं कर पाएंगे क्या जो है मर्म है किसी विषय वस्तु का। इसलिए अगर आप वास्तव में ज्ञानार्जित करना चाहते हैं, अगर वास्तव में आप ये समझते हैं कि आपके भीतर पठनीयता है, तो पुस्तकों से प्रेम कीजिए, पुस्तकों के अपने करीब लाइए। प्रकाशकों के पास भी आज एक अलग किस्म की मजबूरी है। हिंदी कभी भी फैशन नहीं बन पाई। ज्यादातर युवाओं ने अंग्रेजी को और अंग्रेजी पुस्तकों को, अंग्रेजी अखबारों को फैशन की तरह लिया। रेल में, हवाई जहाज में वो अंग्रेजी पुस्तकों को पढ़ें या ना पढ़ें, फैशन की तरह अपने साथ रखना पसंद करते थे। तो इसके कारण हुआ ये कि अंग्रेजी के प्रकाशक तो फलते फूलते रहे, लेकिन हिंदी मारी और दयनीय ही रही। इसका दुरुपयोग निरंतर होता रहा है। हिंदी का जो लेखक है वो इसलिए किसी न किसी तरीके से शोषण का शिकार रहा है, और ये स्थिति हिंदी के प्रकाशक की भी है, क्योंकि जब तक पाठक नहीं होंगे तो प्रकाशक एक व्यवसाय का हिस्सा है, और व्यवसाय जब वो निर्भर करता है कि उसके पास कितने खरीदार हैं। तो अगर पाठक सजग हो, पाठक हिंदी को अपनी आवश्यकता मान ले, पाठक हिंदी को अभियान मान ले, आंदोलन मान ले, अगर पाठक सजग हो जाए कि क्योंकि पाठक हिंदी ही अधिकतम पढ़ता है, अगर ऐसा ना होता तो हिंदी के अखबार अधिक नहीं पढ़े जाते, अगर ऐसा ना होता तो हिंदी का मीडिया आज इतना सबल, इतना शक्तिशाली नहीं होता। ऐसा है कि हिंदी की पुस्तकें ज्यादा पढ़ी जाती हैं, उनकी पठनीयता है, लेकिन वे फैशन में नहीं है। यही कारण है कि हिंदी का लेखक तो शोषित है ही, मैं प्रकाशकों से भी सहानुभूति रखता हूँ। और मुझे किसी ने पूछा कि एक सवाल जरूर पूछना आप, कि युवा लेखक बहुत लिख रहे हैं, अच्छा लिखने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन छपते नहीं हैं, और छपने के लिए उनको बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है। या तो पैसे मांगे जाते हैं, या फिर जो साहित्यिक गुटबाजी है वो हावी रहती है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि युवा लेखक को थोड़ा संयमित होने की आवश्यकता है। वो देखिए, प्रकाशन जो है वो अंतिम या निर्णायक नहीं है। युवा लेखक अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो आप इस बात को मान कर चलें कि आप अपनी पहचान बनाकर ही रहेंगे। आज पुस्तक तो बहुत बाद का विकल्प है। अगर आपने अच्छा लिखा है तो आपके पास सोशल माध्यम ऐसे हैं जहां आप धीरे धीरे अपने आप को पठनीय बना सके। संघर्ष को भूल जाइए, आप लिखते रहिए, समय आपका मूल्यांकन करेगा। राजीव जी, आप अपने लेखन की उपलब्धियों कैसे देखते हैं? और एक शिकायत रहती है कि पढ़ने लिखने के प्रति रुचि कम हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने लेखन की उपलब्धियों को बहुत संतुष्टि के साथ देखता हूँ, क्योंकि लिखना मैंने किसी अपेक्षा के साथ शुरू नहीं किया था। मैं लिख रहा था क्योंकि मन कह रहा था, मैं लिख रहा था क्योंकि ऐसी प्रेरणा अपने भीतर से थी, अपने परिवेश से थी। अच्छा, लोगों को लगता है कि लेखक कोई दूसरे दुनिया का प्राणी है, मतलब उनको लगता है कुछ अलग सा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और इस बात से इसलिए सहमत हूँ कि लेखक आम व्यक्ति के मुकाबले अधिक भावुक होता है, लेखक अधिक संवेदनशील होता है। जी, ऐसे भी कहते हैं कि इतना कल्पनाशील होता है कि खुद में खोया रहता है, या तो इतना बौद्धिक होता है कि बहुत जटिल हो जाता है। इसमें क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये लोगों का पर्सपेक्टिव का दृष्टिकोण है, क्योंकि जब लिखा हुआ लोग पढ़ते हैं, लेखक जिंदा दिल होता है ना। लेखक कोई ऐसा अजूबा नहीं होता। लेखक का एक प्रोटोटाइप बना दिया गया है कि वो झोला लेके घूमेगा, लेखक का एक प्रोटोटाइप बना दिया है कि उसके मतलब उजड़े हुए बाल
होंगे, बड़ी हुई दाढ़ी होगी, मोटा सा चश्मा होगा। ना ना, लेखक इनमें से कुछ भी नहीं है। लेखक हम और आप में से है। लेखक अलग सिर्फ अपने सोचने के दृष्टिकोण में से है और लिखने के प्रस्तुतिकरण में से। वो कितनी बेहतर तरीके से अपनी संवेदना को या लोगों की संवेदना को अपने पाठक तक पहुंचा पाता है, इसमें लेखक भिन्न है। आप कितने भावुक हैं? कभी ऐसा हुआ है कि कुछ लिखते लिखते कि आपकी आंखों में आंसू आ गए हों? मैं बहुत भावुक व्यक्ति हूँ। एक उपन्यास है मेरा, लाल अंधेरा। लाल अंधेरा नक्सल जीवन पर आधारित एक उपन्यास है और ये उपन्यास उस समाज में, बस्तर के समाज में एक विभाजन की कहानी कहता है, जिसमें एक पिता है, उसका एक बेटा जो है वो पुलिस तंत्र के साथ में खड़ा है, वहां की बंदूक लेके खड़ा है, और उसकी बेटी जो है वो नक्सल तंत्र के साथ और उसकी बंदूक लेके खड़ी हुई है। और उसमें कथानक है जहां एक मुठभेड़ हो रही है और बहन देख रही है कि भाई को गोली लग गई और भाई मर रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रही। और इस पूरे जो कथानक है, इस पूरा जो विवरण है, इसको लिखते हुए मैं कई बार खुद मतलब मेरी आंखें भर आती थी। और इसको मैं अच्छा, राजीव रंजन प्रसाद जी, आपका कोई किस्सा ऐसा हो, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में लेखक से मिलिए, जब आपको भी संघर्ष करना पड़ा हो, क्योंकि इतने सारी विधाओं में रचना करने के लिए इतना पूरा एक संघर्ष वाला टाइम निकालने के बाद, इतना लेखन के बाद, कोई ऐसा मतलब क्षण आपके जीवन में भी रहा हो, क्योंकि जो आप साझा करना चाहें, जब आपको भी संघर्ष करना पड़ा हो? देखिए, लेखन संघर्ष का ही हिस्सा है। देखिए, मुझे दोनों ही, मेरे संघर्ष दो तरह के हैं। बस्तर परिक्षेत्र ऐसा है जहां बहुत कम लिखा गया है। वहां नक्सलवाद की परिस्थिति के कारण भीतर जाकर जिसको हम ग्राउंड रिसर्च कहते हैं, जिसको कहते हैं कि जमीनी शोध, वैसे करने वाले बहुत कम लोग हैं। और जब मैंने ये चुनौती स्वीकार की, तब मेरी, क्योंकि मैंने आपको जैसे विषय के शुरू में बताया कि मुझे पोलियो है, तो उसके बाद भी मुझे जमीन पर, क्योंकि बिना जमीन पर गए, बिना जमीन पर उतरे, बिना लोगों से मिले, आप जो है वहाँ जानकारी को, सत्य को उद्घाटित नहीं कर सकते वहाँ। इसलिए मुझे पहला संघर्ष तो यही करना पड़ा। दूसरा, जब मेरी किताब तैयार हो गई आमचो बस्तर, और मैं इस बात से कन्विंस था, इस बात से सहमत था कि अब इस किताब को प्रकाशित होना चाहिए, तो मैं कई प्रकाशकों को मिला। किसी ने प्रकाशित कर किताब को तौला, किसी ने कहा कि भाई इतने पैसे दे दो तो प्रकाशित हो जाएगी, किसी ने कहा कि भाई इसमें से इतने पन्ने काट के ले आओ तो छाप सकते हैं। लेकिन मैं बहुत रिलक्टेंट था, मैं इस बात से कन्विंस था, मैं इस बात को जानता था कि मेरी किताब आमचो बस्तर बहुत संघर्ष से बनकर तैयार हुई है, और ये जब तक प्रकाशक खुद अपने मन से इस चीज की स्वीकृति नहीं देगा कि हाँ मैं इसको प्रकाशित करने के लिए तैयार हूं, तब तक मैं जो है अपना ये रास्ता जो है इख्तियार करूंगा। मैं इसके लिए पैसे खर्च नहीं करने जा रहा हूं, मैं इसके लिए किसी किस्म का समझौता करने नहीं जा रहा हूं। और अंततः यश पब्लिकेशंस ने इस किताब को बिना शर्त छापने के लिए जो अपनी स्वीकृति दी, सहमति दी, और इसका मैंने जो प्रतिसाद यह दिया कि आज तक मेरी जितनी भी किताबें आई हैं उसी प्रकाशन से आई हैं, मैंने फिर कभी अपना प्रकाशन भी नहीं बदला। जी, साहित्य अनंत है और साहित्य पर चर्चा भी अंतहीन है, और लेखक के बारे में भी जानने की जिज्ञासा बहुत है, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है, एक सीमा है। तो मैं अपना आखिरी सवाल राजीव जी से पूछूंगा कि युवा लेखकों को आपकी सलाह क्या है और आपका अपना कोई अनुभव क्या है? देखिए, युवा लेखकों को मेरी सबसे पहली सलाह यह है कि आप पढ़ें। आपका पढ़ना आपके लेखन को बेहद निखारेगा। और देखिए, प्रेमचंद ने भी कहा था कि भाई हम मजदूर हैं, जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक जो है हमारा दिन पूरा नहीं होना चाहिए। तो आप सतत लिखें भी, लिखना, लगातार लिखते रहना आपके लेखन में, शैली में सुधार लाता रहेगा, निखार लाता रहेगा। सर, हमारे इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके इस कार्यक्रम के लिए आपको साधुवाद देता हूँ। लेखक समाज को गढ़ने वाले लोग होते हैं, और जब तक मीडिया इस बात को नहीं समझेगा तब तक जो है एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा वो लोगों तक पहुंचाने से वंचित रह जाएगा। मीडिया को स्वतः लेखकों को मंच प्रदान करना चाहिए, उनके दृष्टिकोण को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम बनना चाहिए। आप बने, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और मैं अपेक्षा रखता हूं कि ये कार्यक्रम इसी तरह, इसी सजीवता और इसी जिंदा दिली के साथ आगे बढ़ता रहेगा और पाठक भी इसको पसंद करेंगे, ये भी अपेक्षा। सर, कितने मजा आए? मैं बहुत पसंद आया, मुझे आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं अपने पाठकों से भी कहना चाहूँगा, आप हमारे इस कार्यक्रम को अपना प्यार दीजिए, साझा करिए और हमसे जुड़िए। शुक्रिया, धन्यवाद।